हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। फ्रेंड्स, इसके 4 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका 5वां चैप्टर करेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। फ्रेंड्स, हम 6th 7th 8th क्लास की ज्योग्राफी और 6th 7th क्लास की हिस्ट्री जो है चैनल पर पहले कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज ये है 6th क्लास का जो है साइंस का चैप्टर 5। 10th क्लास तक हम जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखा है। जैसे देखिए, इस पृथक्करण का क्या अर्थ है। जैसे गेहूं के अनाज में जो एक्स्ट्रा कंक्रीट मिले होते हैं, उनको उनसे गेहूं से अलग करते हैं, तो वो क्या हो गया, पदार्थों का पृथक्करण। जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती को हम जो है छलनी में से अलग करते हैं, वो क्या हो गया, पदार्थों का पृथक्करण। और भी जैसे पानी के अंदर रेत मिला हुआ, जब हम रेत को पानी से अलग करते हैं तो वो भी पदार्थ का पृथक्करण। जैसे किसी भी मिश्रित पदार्थों में से जब किसी एक पदार्थ को हम उसमें से अलग करते हैं तो वो होता है पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी यानी कि छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ये देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा जो है पृथक करना। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में ये सीखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओंठते हैं। वो तंतु से वस्त्र तक जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि कपास को हम ओंठते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाला पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया गया है तो इस मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य और अपृथकृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। ये पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपके अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। देखिए, हस्तचयन जो है पृथक्करण की विधि का हम पहले अध्ययन करते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़ों, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों में से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। देखिए, अनाज से पत्थर को टुकड़ों का हस्तचयन करते हुए चित्र में दिखाया गया है। अब है थ्रेसिंग। ये भी एक पृथक्करण की विधि है। आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं तथा चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे
पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कण की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों और अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे निष्पावन। सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या इन दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप यानी कि नहीं है संभव ऐसा। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत तथा बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ये देखिए निष्पावन की विधि जो ये दिखाई गई है, ये भूसा जाकर दूर गिरता है और ये अनाज यहाँ पर गिरता है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। अब हम करेंगे चालन के बारे में हम पढ़ेंगे। चालन यानी कि छानना क्या होता है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी यानी कि छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थल पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। ये देखिए क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी यानी कि छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसे आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण को चालन कीजिए। क्या चालन द्वारा चाक पाउडर और आटा पृथक कर सकते हैं? नहीं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमाप में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। दाल और चावलों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाती हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? यानी कि चावल ही जो है तली में डूबेगी। क्या आपने यह देखा है कि बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिट्टी को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, यानी कि निथारना।
आइए अब हम अन्य ऐसे मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनके अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दोनों पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी यानी कि छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण तथा निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी यानी कि निस्यंदन विधि अच्छी है? एक मिनट। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पानी पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए हम यह देखें कि क्या पृथक्करण की कुछ विधियां जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकती हैं। तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब क्या इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र में उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी के फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब जो है हम वाष्पन के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पन भी एक पृथक्करण का एक प्रकार है। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप इस क्रिया जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? सीधी सी बात है कि बीकर में नमक बचता है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसे के वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र में जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। देखिए, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग जो है इसमें हम पढ़ेंगे। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता।
ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यावहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव्य में क्या है, क्या आप सोचा है कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय के लिए केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते देखते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन गया है। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन किसे कहते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता तो फिर केतली के में पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण में नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक में केवल थोड़े भाग की पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। देखिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता नहीं, वह पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को ही घोलता है और गर्म करने पर वह थोड़ी ज्यादा मात्रा घोल सकता है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा। इस कार्य के लिए आपने एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते और विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता का प्रयास करें। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और अधिक नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ। क्या अब यह घुल गया है। यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इससे में और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। आइए पता लगाते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए
जब तक कि वह घुल न जाए। 1 मिनट फ्रेंड्स। एक चम्मच नमक की मात्रा संतृप्त विलयन तक डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी 5.1 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलयनीय पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में वो पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का चैप्टर था। 1 मिनट रुकिए। इस चैप्टर के जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें अभी और पढ़नी है। देखिए, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्सारण, निस्यंदन, मिश्रण में उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज में भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।